जय हिंद एस्पिरेंट्स। दिस इज जहीर एंड वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। इंडिया दुनिया की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल डेमोक्रेसीज भी आप इसे कह सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस सक्सेसफुल और लार्जेस्ट डेमोक्रेसी को सरवाइव करने में एक ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ही बड़ा हाथ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में ही बात कर रहा हूँ। 1952 वो पहला साल था जब जनरल इलेक्शंस इंडिया में हुए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस वक्त प्रधानमंत्री थे और थंपिंग मेजॉरिटी के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार बनी हुई थी। उस वक्त से लेकर इवन रिसेंट 2019 के इलेक्शंस तक भी आप ले लीजिएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमेशा से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस चलाने में ही लगा हुआ है। कई सारे बहुत ही अच्छे रिफॉर्म्स भी उन्होंने लाने की कोशिश की एंड दे हैव ऑलवेज बीन सक्सेसफुल। तो आज के इस टॉपिक में या फिर आज के इस लेक्चर में हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में ए टू जेड सब कुछ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। उसके एस्टेब्लिशमेंट से लेकर उसके पावर्स, उसके अथॉरिटीज, उसके फंक्शंस, किस तरीके से काम करता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, उन सभी के बारे में एक क्विक रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला तो फॉर्मेशन और उसके कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के बारे में बताता हूँ। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो 25 जनवरी 1950 को एस्टैब्लिश हुआ था। इसीलिए तो हम हर साल जनवरी 25 को नेशनल वोटर्स डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। उस वक्त पहले इलेक्शन कमिश्नर बने हुए थे सुकुमार सेन जी। अब देखिए, जब फ्रीडम आया तब यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इसे दिया गया या फिर जब एस्टैब्लिश हुआ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तब वो सिंगल मेंबर बॉडी थी। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ टाइम अब करंटली कई चेंजेस के बाद वो एक मल्टी मेंबर बॉडी बनी हुई है। मैं आपको उसके बारे में भी आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बाई बर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है। अब मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता जाऊं कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की स्पेशलिटी क्या होती है। हर वो ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन जिसका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में है, या हर वो इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन या एजेंसी जो कॉन्स्टिट्यूशन से अपना पावर लेती है, उसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। बहुत ही पावरफुल ये बॉडीज होते हैं। इनडायरेक्टली अगर मैं कहूँ तो देश के चलने में ये ऑर्गेनाइजेशंस का बहुत ही बड़ा हाथ होता है, इसीलिए उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाता है। बेस्ट एग्जांपल आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ही ले लें। आर्टिकल 324 में क्लियरली कहा जाता है कि दैट देयर शैल बी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस चलाएगा। और साथ ही साथ कई सारे एग्जांपल्स भी मैं आपको दे सकता हूं, जैसे कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आर्टिकल 315 में हमें उसका रेफरेंस देखने को मिलता है। किस लिए? क्योंकि वॉच डॉग ऑफ मेरिट सिस्टम इन इंडिया यूपीएससी को कहा जाता है, जो कि मेरिट के बेसिस पर ब्यूरोक्रेसी को रिक्रूट करता है। फाइनेंस कमीशन का आप एग्जाम्पल ले लें, आर्टिकल 280 बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे फिजिकल व्हील को मूव करने के लिए, फिजिकल फेडरलिज्म को आगे बढ़ाने के लिए। तो फाइनेंस कमीशन हर 5 साल में एक बार बिठाया जाता है। तो ये सभी बॉडीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके पावर्स भी बहुत ही ज्यादा हैं और इन्हें इंडिपेंडेंटली काम करवाना बहुत ही जरूरी है, ताकि इंडिया जो है वो आसानी से, इंडियन सिस्टम आसानी से आगे बढ़ सके। तो 25 जनवरी 1950 को आर्टिकल 324 से अपने पावर्स लेते हुए हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश किया। अब एक इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह काम करता है, एक इम्पार्शियल बॉडी की तरह काम करता है, जहां पर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस हमें देखने को नहीं मिलता। हम अपॉइंटमेंट्स वगैरह के बारे में भी आगे बात करेंगे। इसका कॉम्पोजिशन क्या है? देखिए, जैसे कि मैंने अभी कहा कि एक मल्टी मेंबर बॉडी है। अब देखिए, ये परमानेंट बॉडी है। यहाँ पर भी मैं थोड़ा बहुत आपको क्लैरिफिकेशन दे दूं। सर, ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है तो अच्छी बात है, ये परमानेंट और टेम्पररी का बेस्ट एग्जांपल ऑफ आर्टिकल 263 के तहत जो इंटर स्टेट काउंसिल बनाया गया है, वो एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। यानी कि जब भी प्रधानमंत्री को या सरकार को जरूरत लगती है, तब इंटर स्टेट काउंसिल की बैठक होती है, जहां पर प्राइम मिनिस्टर उसे हेड करते हैं और सभी स्टेट्स के मुख्यमंत्री और यूनियन टेरिटरीज के एडमिनिस्ट्रेटर्स वहां पर आते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऐसा नहीं है। वो परमानेंट बॉडी है। साल के 12 महीने आपको देखने को मिलेगा रेगुलरली कुछ ना कुछ काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में होते ही रहता है। चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज का रजिस्ट्रेशन हो, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का क्यों ना हो, इलेक्शन के डेट्स को डिसाइड करना, स्केड्यूल वगैरह नोटिफाई करना, इलेक्टोरल रोल्स प्रिपेयर करना, साथ ही साथ पिनलाइजिंग जो कुछ भी काम है पॉलिटिकल पार्टीज पर, अगर वो कुछ गलती करते हैं तो वहां पर उनका डी रजिस्ट्रेशन वगैरह ए टू जेड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करता है। तो बिकॉज ऑफ दैट ये एक परमानेंट बॉडी है और ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। सरकार का इन्फ्लुएंस यहाँ पर नहीं होता। अब जाहिर सी बात है कि फ्री और फेयर इलेक्शंस चलाने के लिए ही ये डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन से ही अपना पावर लेते हैं। करंटली अगर मैं इस कॉम्पोजिशन की बात करूं तो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। करंटली राजीव कुमार जी जो है वो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं
और बाकी के 2 इलेक्शन कमिश्नर्स यानी कि 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हमें देखने को मिलते हैं। अब इनका टेन्यूर की अगर मैं थोड़ी सी बात करूं तो इनका टेन्यूर जो है वो फिक्स होता है, या तो 6 साल के लिए ये अपना कार्यकाल कंप्लीट करते हैं, या फिर 65 ईयर्स एज अगर वो अटेन करते हैं तो वहां तक, विच एवर इज अर्लियर। अगर 6 साल का कार्यकाल जल्दी हो रहा है तो वहां पर उसे कंसिडर किया जाएगा, या फिर जब से वो शपथ ग्रहण लेते हैं वहां से, या फिर वो एज ऑफ 65 ईयर्स को रीच कर रहे हैं तो वहां पर 65 ईयर्स ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर कंसिडर किया जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन्हें अपॉइंट करते हैं। नाम बेशक कैबिनेट से ही यहाँ पर रिकमेंडेशन हमें देखने को मिलता है। एक और यहाँ पर जो नेगेटिव बात यह है वो ये कि कोई भी स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमें कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है। सबसे ज्यादा जो क्रिटिसिज्म पॉलिटिकल एनालिस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर जो करते हैं वो यही कि भाई कोई एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो बिकॉज ऑफ दैट कई बार होता क्या है कि जो सीनियर आईएएस अफसर जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा जुड़े हुए होते हैं, लॉयल किसी आइडियोलॉजी से होते हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली उन्हें ही इस तरीके के इंपॉर्टेंट से पोजीशंस वहां पर दिए जाते हैं, या कई बार लांछन लगाया जा चुका हुआ है। तो नो डाउट फिर भी ये इंडिपेंडेंट काम करते हैं, फ्री और फेयर इलेक्शन यहाँ पर चलाते हैं। तो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। यहाँ पर खास बात ये कि जो कुछ भी डिसीशंस लेने हो वो तीनों मिलकर ही लेते हैं। सर यहाँ पर ऑलरेडी एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इज ही नॉट अबाउ देम? बिल्कुल नहीं। वो तीनों के तीनों सेम ही हैं, तीनों के तीनों सेम ही पावर्स जो है वो एक दूसरे से शेयर करते हैं। यहाँ पर जो कुछ भी डिसीजन लिया जाता है वो मेजॉरिटी बेसिस पर लिया जाता है। दिस इज वन सच इंपॉर्टेंट थिंग विच हैज बीन क्रूशियल इन द सक्सेस ऑफ इलेक्शन कमीशन। किस तरीके से, मान लो अगर कोई भी एक प्रपोजल आता है तो उस प्रपोजल को या फिर उस नॉमिनेशन को, उस जो कुछ भी रेजोल्यूशन को पास करने के लिए एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 3 इलेक्शन कमिश्नर्स को उसकी सम्मति देनी पड़ेगी मेजोरिटेरियन बेसिस पर। चाहे वो एक इलेक्शन कमिश्नर और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, चाहे वो 2 इलेक्शन कमिश्नर्स क्यों ना हो, अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी उस प्रपोजल के खिलाफ है लेकिन बाकी के 2 उसके सपोर्ट में है तो उसे एक्सेप्ट यहाँ पर किया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी सी बात यहाँ पर है, जो कि मेजोरिटी बेसिस पर जो कुछ भी डिसीशंस है वो लिए जाते हैं। अभी जैसे कि मैंने कहा कि राजीव कुमार जी जो है यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर है करंटली हमारे, और बहुत ही जल्द हमें 2024 में इलेक्शंस भी देखने को मिल रहे हैं। पावर्स और फंक्शंस की अगर मैं बात करूं तो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बॉडी ये है। प्राइमरी रोल इसका क्या है इलेक्शन कमीशन का, कि फ्री और फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करना नेशनल और स्टेट लेवल पर। चाहे वो इलेक्शन का सुपरिटेंडेंस हो, डायरेक्ट कंट्रोल उनके हाथ में होता है इलेक्टोरल रोल्स के प्रिपरेशन का। इलेक्शंस को कंडक्ट करने के लिए जो कुछ भी ऑफिसर्स वगैरह अवेलेबल करवाने पड़ते हैं, क्योंकि ऑल पावरफुल ये बॉडी बन जाता है। और साथ ही साथ किस किस बॉडीज का या फिर किस किस ऑफिसर्स का ये इलेक्शन चलाते हैं, सबसे पहला याद रख लीजिएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शंस भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही चलाता है। दूसरा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही चलाता है। अब ये दोनों दरअसल इनडायरेक्ट इलेक्शंस चलते हैं, डायरेक्टली हम पब्लिक जाकर उन्हें इलेक्ट नहीं करते, ठीक है, लेकिन फिर भी वहां पर कंडक्ट करने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ही है। अपार्ट फ्रॉम प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट के, चाहे वो लोकसभा के हो या राज्यसभा के हो, हमारे एमपी के जो कुछ भी इलेक्शंस होते हैं, वैसे तो हम लोकसभा के एमपीज को डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, लेकिन राज्यसभा के एमपीज को हमारे स्टेट रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी एमपी के जो कुछ भी इलेक्शंस हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही ओवरटेक और ओवरसी करता है। और साथ ही साथ स्टेट लेजिस्लेचर्स के, अगर एमएलए की अगर हम बात करें तो वो भी अगर वहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है तो वहां पर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काम करेगा, यानी कि स्टेट असेंबली से रिलेटेड भी इलेक्शंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथों में ही सौंपे गए हैं। पूरे देश भर के लिए सिर्फ एक ही इलेक्टोरल रोल होती है, सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए वो सेम ही होती है, भले ही इलेक्शन किसी दूसरे दूसरे स्टेट्स के क्यों ना हो, नेशनल लेवल का क्यों ना हो, इलेक्टोरल रोल सिर्फ एक ही हम मेंटेन करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस कई सारे हमें म्यूनिसिपालिटी के भी इलेक्शंस देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम अर्बन लोकल बॉडीज कहते हैं। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के, ग्राम सभा वगैरह के भी इलेक्शंस होते हैं। इन इलेक्शंस में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कोई लेना देना नहीं है, ये दरअसल स्टेट इलेक्शन कमीशन उन्हें चलाता है। याद कीजिएगा 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत हमने क्या किया, हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और अर्बन लोकल बॉडीज को रिकॉग्नाइजेशन दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। और उन्हीं एक्ट्स के अमेंडमेंट्स के तहत हमने ये ताकीद दी हुई थी स्टेट गवर्नमेंट्स को कि वो अपने स्टेट लेवल पर स्टेट इलेक्शन कमीशन को एस्टैब्लिश करें, ताकि वहां पर भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन चला सके। अब ऐसा नहीं है कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से टूट कर अलग काम करते हैं, बिल्कुल दोनों मिलकर ही काम करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो पंचायत या अर्बन लोकल बॉडीज के जो कुछ भी इलेक्शन है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करने की कोशिश करता है।
अब देखिए इलेक्टोरल प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो नो डाउट कई सारे अलग-अलग स्टेजेस में हमें इलेक्टोरल प्रोसेस देखने को मिलता है। तो इलेक्शन कमीशन उन सभी अलग-अलग इलेक्टोरल प्रोसेस को भी ओवरसी करता है। सबसे पहला डिलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब देखिए ये थोड़ा बहुत टेक्निकलिटी से भरा हुआ है। वैसे तो डिलिमिटेशन का काम, डिलिमिटेशन क्या होता है? हमारे हर 10 साल में एक बार हमारे सेंसस आते हैं। आंकड़े जहाँ जनाबा हमारे कैलकुलेशंस होते हैं। तो आर्टिकल 82 के तहत अंडर आर्टिकल 82 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कंपलसरी प्रोविजन पार्लियामेंट पर रखा गया है कि हर 10 साल में एक बार वो डिलिमिटेशन कमीशन को बिठाए। अब डिलिमिटेशन कमीशन करता क्या है? वो लोग जो है हमारे सेंसस को लेते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में चेंजेस लाने हैं। टेरिटोरियल डिविजन्स जो होते हैं ना, कितने कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहाँ पर घटाने हैं, बढ़ाने हैं, सो पॉपुलेशन के बेसिस पर उसे डिलिमिटेशन का काम कहा जाता है। लेकिन एक बार जब उनका काम खत्म हो जाता है तो बाद में से उस डिलिमिटेशन के प्रोसेस को भी फुलफिल करवाने वाले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाले ही होते हैं। और साथ ही साथ कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन वगैरह लेना, आए हुए नॉमिनेशन का स्क्रूटिनी करना, कैंपेनिंग, पोलिंग, काउंटिंग ऑफ वोट्स, अनाउंसमेंट्स ऑफ रिजल्ट, ए टू जेड हर चीज इलेक्टोरल प्रोसेस की ही है, तो वो सभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही देखता है। और कई सारे बहुत अच्छे रिफॉर्म्स के साथ साथ एक रिफॉर्म जो यहाँ पर लाया गया है जिसके बारे में हमें स्पेसिफिकली बात करनी है, दैट इज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। जी हाँ, जैसा ही यहाँ पर डेट्स अनाउंस किए जाते हैं तो लिटरली मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वहाँ पर लाया जाता है। अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में हमें कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस देखने को मिलते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो मजहब का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कास्ट कम्युनिटी के बेसिस का इस्तेमाल नहीं करेंगे वोट मांगने के लिए। पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो हद से ज़्यादा खर्चा भी नहीं करेंगे, जितना ही अमाउंट उन्हें दिया गया है, अगर लोकसभा है तो कितना अमाउंट होगा, स्टेट असेंबलीज है तो कितना होगा, स्टार कैंपेनर्स पर कितना पैसा लगेगा, ये सभी चीज़ें वहाँ पर डिसाइड की जाती हैं। सो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हमें बताता है कि हाउ अ पॉलिटिकल पार्टी शुड बिहेव व्हेन इट इज कैंपेनिंग। अगर किसी ना किसी चीज़ में अग्रेशन ज़्यादा हद से ज़्यादा हो रहा है कि भाई दोनों कम्युनिटीज़ के बीच कुछ क्लैश करवा दिया जा रहा है, कुछ माल प्रैक्टिसेस चल रहे हैं, पैसा वगैरह बांटा जा रहा है, तो ये तो गलत है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है। अब यहाँ पर अब सच बताऊं तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के ब्रेक होने पर ज़्यादा से ज़्यादा बस एक नोटिफिकेशन जाएगा, एक नोटिस दी जाती है उस पॉलिटिकल पार्टी को। अब उससे ज़्यादा पिनलाइजिंग कुछ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उन्हें कर नहीं सकता। अगर इतना कुछ सीरियस सी चीज़ है तो वहाँ पर रिस्पेक्टिव कंसर्न अथॉरिटीज़ जो है वो अलग अलग आईपीसी के सेक्शंस या अलग अलग एक्ट्स के तहत वो पुलिस केसेस वगैरह रजिस्टर कर सकते हैं। सो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में है। एंड साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूंसीज का डिवीजन हो गया, वैलिड वोटर्स की जितनी भी लिस्ट है उन्हें हर बार रिफ्रेश करना, उन्हें रिन्यू करके मेंटेन करना, नोटिफिकेशन शेड्यूल्स जो है इलेक्शंस के उन्हें नोटिफाई करना, और वैलिड वोटर्स की लिस्ट वगैरह प्रिपेयर करना, इलेक्शन के रिजल्ट्स डिक्लेयर करना, और साथ ही साथ कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा, एक्सपेंसेस वगैरह क्या होंगे, नॉमिनेशन पेपर्स को स्क्रूटिनी करना, अगर कोई डिस्प्यूट्स वगैरह आते हैं तो उसे कैसे सेटल डाउन वगैरह करेंगे, ये सभी चीज़ें जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही देखता है। वही साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, डी रजिस्ट्रेशन, ऐसी चीज़ें भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही देखता है। वोटर एजुकेशन और अवेयरनेस को लेकर भी बहुत ही एक्टिवली एंगेज होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देखिए किसी भी डेमोक्रेसी को थ्राइव करने के लिए नो डाउट उसके सिटीजन्स का पार्टिसिपेट करना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक ग्रास रूट लेवल से लोगों में अवेयरनेस नहीं आएगा तो वो पार्टिसिपेट कहाँ से करेंगे? तो सबसे इम्पोर्टेंट सा जो कैंपेन या सबसे इम्पोर्टेंट सी एक्टिविटी जो इलेक्शन कमीशन की होती है वो लोगों में अवेयरनेस लाना, ताकि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन इलेक्टोरल प्रोसेस में हम इंश्योर कर सकें। आपने कई बार देखा होगा कि बड़े-बड़े एक्टर्स और स्पोर्ट्स पर्सन्स, बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़, अमिताभ बच्चन जी से लेकर सचिन तेंदुलकर तक, एमएस धोनी से लेकर शंकर महादेवन, ऐसे सिंगर्स वगैरह कई सारे लोगों ने अपनी जर्नी या फिर वो कनेक्ट हुए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ताकि लोगों में अवेयरनेस बढ़ाएँ। और आपको भी पता होगा कि जैसे ही इलेक्शंस आते हैं एंड इवन इलेक्शंस का शेड्यूल ना भी हो तब भी जिला कलेक्टर जो होते हैं या फिर जो जिला का यंत्रांगन होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, वो मेक श्योर करता है कि लोगों में अलग-अलग तरीके से अवेयरनेस लाएँ। कई यूनिक ऐसे इनिशिएटिव्स भी ला चुके हुए हैं जिसके तहत लोगों में ये अवेयरनेस जागरूकता लाने की कोशिश की गई है कि वोटिंग जो है, मतदान देना, वो आपकी ज़िम्मेदारी नहीं, वो आपका अधिकार है। बहुत ही फ़र्क है एक ड्यूटी और एक राइट में। वोट देना आपकी ड्यूटी नहीं, वोट देना आपका राइट है, ये आपका अधिकार है, तभी तो हमारी डेमोक्रेसी वाइब्रेंट रहेगी। सो ए टू जेड ये सभी चीज़ें भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही देता है। टेक्नोलॉजी का भी यूज़ रहा है सिंस 1952, वी हैव कम अ वेरी लॉन्ग वे। बहुत ही लंबा चौड़ा हमने कार्यकाल देखा हुआ है, और उस ऊंच नीच में जो अप्स एंड डाउन जिस प्रोसेस की बात हम कर रहे हैं उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी हमारे साथ रहा है। कई सारे करिस्मेटिक पर्सनालिटीज़ को हम इलेक्शंस खोते हुए भी देखे हैं,
बेस्ट एग्जाम्पल आप 1977 श्रीमती इंदिरा गांधी जी का एग्जाम्पल ले लें, कितनी पावरफुल थी वो, लेकिन इमीडिएटली एंटी इंदिरा गांधी जी का वहां पर हवा चल रही थी एंड बिकॉज ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन चल रहे थे, तभी तो शी लॉस्ट और मोरारजी देसाई जी की सरकार वहां पर हमें देखने को मिली। तो साथ ही साथ ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट से लैंडमार्क्स क्रॉस करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आया हुआ है और टेक्नोलॉजी का भी यूज़ हमने बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया। पहले क्या था, बस पेपर में बैलेट में हम टिक करते थे, आते थे, लेकिन अब यहाँ पर इलेक्टोरल प्रोसेस को ट्रांसपेरेंसी की और एफिशिएंसी की ओर बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। सो बिकॉज ऑफ दैट, उसी के चलते यहाँ पर इवन अर्ली 1990s में ही ये मुहिम चलाई गई थी, लेकिन बाद में बिकॉज स्पेसिफिक प्रिपरेशंस वगैरह नहीं थे, उसे बाद में ड्रॉप किया गया। लेकिन अभी फुल फ्लेज्ड जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स और वीवीपैट्स, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल सिस्टम्स का हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ईवीएम्स यहाँ पर होते हैं। जिस किसी भी कैंडिडेट को आप वोट करना चाहते हैं वहाँ पर स्पेसिफिकली जाकर बटन दबा सकते हैं और इमीडिएटली वीवीपैट जो है आपको बता देगा कि आपने वोट किसे दिया हुआ। एक स्लिप जो है वहाँ पर इमीडिएटली प्रिंट हो जाएगी और वो स्लिप जो है वो बैलेट बॉक्स में पड़ जाएगी। बाद में ये क्रॉस वेरीफाई भी किया जा सकता है कि हाँ, जितने वोट्स आए हुए हैं ईवीएम्स में, जितने रजिस्टर हुए हैं, क्या वो वेरीफाइड हैं क्या नहीं। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स दैट हैज बीन ब्रॉट बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इलेक्शन में वोटर का वोटिंग से रिलेटेड जो कुछ भी वोटर्स वगैरह हैं उनके कन्वीनियंस के लिए पूरा प्रोसेस जो है वो डिजिटलाइजेशन किया जा चुका हुआ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट में आप जा सकते हैं, कोई भी रिक्वेस्ट वगैरह उन्हें दे सकते हैं, नया एप्लीकेशन कुछ डालना हो, पुराने एप्लीकेशन को डिलीट करना हो, कॉन्स्टिट्यूएंसीज वगैरह आपकी चेंज करनी हो, ऐसे कई सारे, या फिर करेक्शंस भी आप अपने कार्ड में करना हो, तो ए टू जेड ये ऑनलाइन ही आपको देखने को मिल जाता है। अब इलेक्शन एक्सपेंसेस और फंडिंग पर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक नज़र रखता है। अब देखिए, इलेक्शन कमीशन जो है वो मॉनिटर करता है एक्सपेंसेस को कि कैंडिडेट्स और पॉलिटिकल पार्टीज क्या इलीगल स्पेंडिंग तो नहीं कर रहे हैं, एक्सेसिव पैसा तो खर्चा नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर भी इमीडिएटली उन्हें नोटिस देके रोका दिया जाता है। और साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज के फंडिंग को भी यहाँ पर रेगुलेट करता है ताकि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी मेंटेन की जाए। और हर साल ये कंपलसरी है कि पॉलिटिकल पार्टीज, रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो अपने एनुअल अकाउंट जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को वो सबमिट करें। एंड इट इज थ्रू दैट ओनली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपना दबदबा जो है इन पॉलिटिकल पार्टीज पर मेंटेन करता है। चैलेंजेस भी हैं कई सारे जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फेस करता है। अब देखिए, बेस्ट एग्जांपल हम चंद इंपॉर्टेंट जो हमें नज़रों के आगे नज़र समझ में आते हैं। एक तो इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस का इशू हमेशा से रहा है। दूसरा, मनी और मजर पावर। कई बार होता क्या है कि हद से ज़्यादा पैसा वगैरह खर्चा करते हैं, लोगों को खरीदा भी जाता है और बिकॉज ऑफ दैट ओनली ऐसे कई सारे माल प्रैक्टिसेस है, माल एडमिनिस्ट्रेशन की चीज़ें हैं, मनी पावर वगैरह का इस्तेमाल करना, बिकॉज ऑफ दैट कई बार ना सक्सेसफुल इतना भी नहीं हमें देखने को मिलता। कई बार नेगेटिव लांछन भी यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर लगाए जाते हैं। सो कंटिन्यूअस नीड है यहाँ पर ताकि हम इलेक्टोरल सिस्टम को स्ट्रेंथन कर सकें, अलग अलग रिफॉर्म्स यहाँ पर ला सकें। और साथ ही साथ अपार्ट फ्रॉम दैट कई सारे इनबिल्ट चैलेंजेस भी ये फेस करता है। अभी जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कोई भी स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं दिया गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगा कौन। तो जैसे कि मैंने कहा कि जो सीनियर मोस्ट आईएएस अफसर होते हैं, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं उनके आइडियोलॉजी से, उन्हीं को यहाँ पर इस तरीके के पोजीशंस दिए जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर इंडिपेंडेंस तो मेंटेन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस उसे देखकर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करना बहुत ही टफ है। जस्ट लाइक सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करना कितना टफ है, दोनों हाउसेस में स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास करना पड़ेगा, तब जाकर प्रेसिडेंट उन्हें एक्सेप्ट करते हैं, तो कुछ उसी तरीके का है। लेकिन बाकी के दो इलेक्शन कमिश्नर को जो है वो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर रिकमेंड करेंगे तो एक इंक्वायरी बिठाई जाएगी और इमीडिएटली प्रेसिडेंट अगर ऑर्डर देंगे तो उन्हें निकाल दिया जा सकता है। तो ऐसा थोड़ा बहुत यहाँ पर स्ट्रक्चरल चेंज भी हमें देखने को मिलता है, बिकॉज ऑफ विच एक ह्यूज क्वेश्चन मार्क है कि किस तरीके के यहाँ पर पॉजिटिव रिफॉर्म्स हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन अपार्ट फ्रॉम ईच एंड एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड, आज अगर सक्सेसफुली इंडियन डेमोक्रेसी की तारीफ पूरी दुनिया भर में करते हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ओनली। बहुत ही क्रूशियल सा रोल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्ले करता है हमारे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करने में। लोगों की जो वॉइस है वो सुनाता है दुनिया भर में कि देखो, दिस इज व्हाट द मैंडेट द पीपल ऑफ इंडिया हैज गिवन। और ये रिफ्लेक्ट होता है कि किस तरीके से एक्यूरेटली फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इंडिया में चलाए जाते हैं। एंड नो डाउट इट इज बिकॉज ऑफ द वेरी passion, it is because of the very strength which इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज गॉट कि आज तक 75 साल कंप्लीट हो गए हमारे, अभी भी इंडिया जो है वो एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी की तरह ही, दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी की तरह ही जाना जाता है। और इसका श्रेय जो है वो बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जैसे इंस्टीट्यूशंस को ही जाता है। तो ये थी चंद बातें आपको इस लेक्चर में जाननी थी। आई होप
कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जो कुछ भी आपके डाउट्स हैं वो सभी क्लैरिफाई हो चुके होंगे। मीट यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय लेक्चर। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।